Hello guys, my name is Monica and I am here on Teachverse. टीचवर्स पे हम आप लोगों के लिए एक सीरीज लेकर आए हैं। ये सीरीज क्लास 10th के बच्चों के लिए है, जिसमें हम साइंस के सब्जेक्ट का पूरा ही सिलेबस कवर करने वाले हैं। इस सीरीज में मैं आप लोगों को कंप्लीट लेक्चर्स प्रोवाइड करने वाली हूँ, जो कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स के अकॉर्डिंग होगा। इस सीरीज में हम टेक्स्ट बुक में जितने भी टॉपिक्स हैं उसे कवर करने वाले हैं, साथ ही इंडेक्स क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। ये सीरीज शुरू करने से पहले मैं अपना एक क्विक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। माय नेम इज मोनिका एंड आई एम इन दिस टीचिंग फील्ड सिंस 5 years। अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आते हैं आप नोट्स और कुछ क्विज क्वेश्चंस के लिए हमारा इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले हम कंटेंट्स देखते हैं। जैसा कि आपको पता है, क्लास 10th में देयर आर 16 चैप्टर्स, राइट? ये जो 16 चैप्टर हैं, इसमें कुछ चैप्टर्स केमिस्ट्री के हैं, कुछ बायोलॉजी एंड कुछ फिजिक्स के हैं। चैप्टर नंबर 1 to chapter number 5, that is chemical reaction and equations, acid bases and salts, metals and non-metals, carbon and its compounds, periodic classification of elements। ये सारे ही चैप्टर्स आपके केमिस्ट्री सेक्शन में आते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 टू चैप्टर नंबर 9, मतलब कि लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये सारे ही आपके बायोलॉजी सेक्शन में आते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 से लेके चैप्टर नंबर 14, मतलब कि लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर नंबर 14 सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ये सारे ही आपके फिजिक्स सेक्शन में आते हैं। और लास्ट में दो चैप्टर नंबर 15 एंड 16, आवर एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारे आपके एनवायरमेंटल स्टडीज में आते हैं। और इस सीरीज में हम ये चारों ही सेक्शन को कवर करने वाले हैं। सो लेट अस मूव ऑन और फर्स्ट चैप्टर। ओके, सो फर्स्ट चैप्टर शुरू करने से पहले हम 8th क्लास का कुछ पार्ट रिकॉल करते हैं, राइट? दैट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंज। व्हाट इज फिजिकल चेंज एंड व्हाट इज केमिकल चेंज? आप लोगों ने 8th क्लास में पहले भी पढ़ रखा होगा। अगर मैं बात करूं फिजिकल चेंज की, सो व्हाट इज फिजिकल चेंज? फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। इट मींस जब भी ये फिजिकल चेंज होगा तो वहां पे या तो आप पाएंगे कि कलर में चेंज हो रहा है, या तो फिर आप पाएंगे कि भाई स्टेट में चेंज हो रहा है। बट जो सब्सटेंस है वो अपनी प्रॉपर्टी चेंज नहीं करेगा। दैट मींस कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। बट वही अगर हम देखें केमिकल चेंज, तो केमिकल चेंज वो चेंज होगा जिसमें एक या एक से ज्यादा भी नए सब्सटेंस बन सकते हैं। प्लस यहाँ पे जो न्यू सब्सटेंस बनेगा वो कंप्लीटली उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो डिफरेंट होगी। मींस एक नया सब्सटेंस बन रहा है। That is the main difference between physical and chemical change। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है? मेल्टिंग ऑफ आइस। ये क्या शो कर रहा है? मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस मतलब क्या? यहाँ पे जो सॉलिड स्टेट है वो किस में चेंज हो रहा है? वो लिक्विड में चेंज हो रहा है, राइट? यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है? हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि आइस अपना सॉलिड स्टेट से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। मींस देयर इज ओनली चेंज इन स्टेट। बट अगर हम यहाँ पे बात करें, किसकी बात करें? बर्निंग ऑफ अ कैंडल। यहाँ पे कैंडल बर्न हो रही है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा, राइट, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो क्या ये कैंडल बर्न होगी? नो, नॉट पॉसिबल। इट मींस यहाँ पे क्या हो रहा है? जब कैंडल बर्न हो रहा है तो ये कैंडल क्या हो रहा है? धीरे धीरे पिघल रहा है। आप वापस से क्या इससे कैंडल ऑब्टेन कर सकते हो? नो। सो दिस इज व्हाट अ केमिकल चेंज। क्लियर है सबको?
आई होप ये क्लियर होगा। फिजिकल एंड केमिकल चेंज, बेसिक थिंग इज व्हाट, फिजिकल चेंज वो चेंज होगा जिसमें सिर्फ स्टेट चेंज हो सकता है, बट जो भी नया सब्सटेंस बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होगी। एंड केमिकल चेंज वो चेंज होगा जिसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा एंड कंप्लीटली इसकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो डिफरेंट होगी। नेक्स्ट, अब हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 1, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ओके, सो अब हमने केमिकल एंड फिजिकल चेंज समझ लिया है, अब आपको ये चैप्टर समझने में थोड़ा सा इजी होगा। सो केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? अगर हम चैप्टर की बात करें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म दैट इज केमिकल रिएक्शन इसको समझते हैं। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इसमें एक केमिकल चेंज होता है जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं, राइट, और क्या करते हैं, एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। अब ये जो नया सब्सटेंस बनेगा वो कैसा बनेगा, जिसकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो कंप्लीटली डिफरेंट होगी। सो ये प्रोसेस जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। जैसे कि आप डायग्राम में यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है। जब ये दोनों एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं तो क्या हुआ, ग्रीन वाला मॉलिक्यूल हट गया, है ना, ये ग्रीन वाला जो एटम है ये हट गया, और यहाँ पे ये क्या हो गया, कंबाइन हो गया और दूसरा मॉलिक्यूल बन गया। इट मींस यहाँ पे क्या हो रहा है, दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं, और इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, कुछ अलग ही होगी। दैट मींस हमें एक नया प्रोडक्ट बनेगा, राइट, नया प्रोडक्ट मिल रहा है, दैट इज व्हाट, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, राइट। अब जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, तो अभी हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, कोई भी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होंगे। फॉर एग्जांपल मैं अपना एक सब्सटेंस को मान लेती हूँ ए, और दूसरा सब्सटेंस को मान लेती हूँ मैं बी। जब ये ए और बी दोनों ही कंबाइन होंगे तो ये तीसरा कुछ नया प्रोडक्ट बनाएंगे जिसकी प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिफरेंट होगी। सपोज हम मान लेते हैं वो है सी। सो इसको हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन, जिसमें ए और बी, ये जो ए और बी है, ये दोनों कौन से सब्सटेंस है, रिएक्शन के पहले वाले सब्सटेंस कौन से है, ए और बी, जिसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स। क्या कहते हैं हम लोग इसे, रिएक्टेंट्स। और जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया उसके बाद हमें कौन सा सब्सटेंस मिला, ये सब्सटेंस दैट इज सी, जिसको हमने सी से डिनोट किया है। तो जब पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाए उसके बाद जो हमें सब्सटेंस मिलता है, यहाँ पे जो कि हमें क्या मिल रहा है, सी, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। क्या कहते हैं हम लोग उसे, प्रोडक्ट। इट मींस कोई भी केमिकल रिएक्शन में दो पार्ट्स होते हैं, वन इज रिएक्टेंट एंड सेकंड इज प्रोडक्ट। रिएक्टेंट केमिकल रिएक्शन का कौन सा पार्ट होगा, ये वो पार्ट होगा जो रिएक्शन होने के पहले है, मतलब वो सब्सटेंसेस जो रिएक्शन होने के पहले हमें मिल रहे, पहले हमारे पास है, दोज आर नोन एज रिएक्टेंट्स। और रिएक्शन होने के बाद जो सब्सटेंसेस हमें मिलेंगे, अब वो एक भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, सो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट्स। आई होप ये बेसिक आपको क्लियर हुआ हो दैट व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल, राइट। यहाँ पे जैसे कि आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। इसका मतलब क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और बना क्या रहा है यहाँ पे, वाटर। मतलब कि यहाँ पे रिएक्टेंट क्या हो गए, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये रिएक्शन के पहले वाले सब्सटेंसेस हैं। सो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसको हम क्या बोलेंगे, ये केमिकल रिएक्शन में कौन सा पार्ट है, रिएक्टेंट पार्ट है, क्लियर। और रिएक्शन के बाद हमें मिल क्या रहा है, भाई हमें मिल रहा है वाटर। सो वाटर क्या है, दैट इज प्रोडक्ट, क्लियर। अब हम इस डायग्राम पे आते हैं, ये जो ब्लू वाले बॉल्स आपको दिख रहे हैं, ये किसका मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ओके, ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड ये जो रेड वाले बॉल्स दिख रहे हैं, ये किसका मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट। अब क्या हो रहा है, जैसे ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ वाटर। कैसे कंबाइन हुए भाई,
कैसे कंबाइन हुए ये? देखो, ये जो हाइड्रोजन है, राइट, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल, ये जो दो एटम्स है, ये दोनों के साथ, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन के एटम के साथ एक ये वाला ऑक्सीजन का एटम कंबाइन होता है। तो यहाँ पे क्या है, देखो, ये दो हाइड्रोजन है और ये एक ऑक्सीजन, ये कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, वाटर का मॉलिक्यूल। सिमिलरली ये वाला जो हाइड्रोजन है एंड दिस वन, ये दोनों किसके साथ कंबाइन होंगे, ऑक्सीजन के दूसरे एटम के साथ, और यहाँ पे एक और एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, H, दो है और ऑक्सीजन 1, H2O। क्लियर है? सो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके क्या बना रहा है, वाटर, दैट इज H2O। क्लियर है एग्जाम्पल? सो यहाँ पे रिएक्टेंट कौन कहलाएगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, वाटर, क्योंकि वाटर कहाँ मिला हमें, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद। क्लियर? अब यहाँ पे आप ये भी नोटिस कर पा रहे होंगे कि भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो अलग सब्सटेंसेस हैं, इनकी प्रॉपर्टी अपने में अलग है, बट हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, वाटर, जिसकी प्रॉपर्टीज कंप्लीटली डिफरेंट है। एंड हमें पता है केमिकल रिएक्शन में जो भी प्रोडक्ट बनता है उसकी प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिफरेंट होती है। सो नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो कुछ तो आइडेंटिफिकेशन या हमें कुछ तो चीज होगी जो हम नोटिस करेंगे और पता करेंगे कि यस केमिकल रिएक्शन हो रहा है। सो व्हाट आर दोस थिंग्स? फर्स्ट वन इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं फर्स्ट पिक्चर में, यहाँ पे कुछ रिएक्शन चल रहा है, तो यहाँ पे साथ ही में क्या हो रहा है, कुछ गैस इवॉल्व हो रही है। इट मीन्स व्हाट, यहाँ हम एज देयर इज अ इवोल्यूशन ऑफ गैस, हम कह सकते हैं कि यस यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। दैट मीन्स इवोल्यूशन ऑफ गैस इज अ साइन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। सेकेंड डायग्राम में आप देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट मीन्स व्हाट, सी यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही NaCl को हम ऐड करते हैं AgNO3, दैट इज सोडियम क्लोराइड को अगर हम सिल्वर नाइट्रेट में ऐड करते हैं तो क्या होता है, एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, दैट इज AgCl। व्हाट इज व्हाइट प्रेसिपिटेट हियर? मतलब एक ऐसा न्यू सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के बाद बन रहा है और वो इस सॉल्वेंट में, ये जो लिक्विड दिख रहा है टेस्ट ट्यूब में, उसके अंदर ये जो व्हाइट सब्सटेंस है वो सॉल्युबल नहीं है, वो मिक्स नहीं हो रहा है। सो ऐसा सब्सटेंस जो सॉल्युबल ना हो, ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन के बाद बने और वो सॉल्युबल ना हो सॉल्वेंट के अंदर, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। सो यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सो ये भी एक साइन है केमिकल रिएक्शन होने का। नेक्स्ट थर्ड डायग्राम जैसे कि आप देख सकते हो, चेंज इन कलर। इसमें पहले जो सोल्यूशन दिख रहा है वो कैसा है, कलरलेस। ओके, बट जैसे ही यहाँ पे दो सब्सटेंस को ऐड करेंगे तो क्या होगा, लेट अस सी। सी यहाँ पे क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। सी नाउ इट्स बिकम ऑरेंज, राइट। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही दो सब्सटेंस कंबाइन हुए तो यहाँ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कलर में चेंज हो रहा है। दिस इज ऑल्सो अ साइन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। सो हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर आप ये तीन चीजें ऑब्जर्व करो या नोटिस करो, कौन कौन सी तीन, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट या फिर चेंज इन कलर, अगर आपको ये तीन चीजें नोटिस में आ रहे हैं या आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप कह सकते हो कि यस यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इसी के साथ दो चीज हम और ऑब्जर्व कर सकते हैं, कौन सी, एक है चेंज इन टेम्परेचर। क्या ऑब्जर्व कर सकते हो आप, change in temperature, right? What is change in temperature? Suppose कोई chemical reaction हो रहा है जो normal room temperature पे हो रहा है, normal है उसका temperature, but after a chemical reaction there is possibility कि temperature increase हो जाए। So it means what, यहाँ पे temperature में change आ रहा है। So एक chemical reaction में आप ये भी चीज notice कर सकते हैं। And one more point, that is change in स्टेट। चेंज इन स्टेट
हो सकता है कभी केमिकल रिएक्शन में आप ये भी ऑब्जर्व करो कि चेंज इन स्टेट, अगर आप केमिकल रिएक्शन दो सब्सटेंसेस को कंबाइन कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है जो प्रोडक्ट बने उसका स्टेट चेंज हो जाए। सो ये 5 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है। सो हम ये 5 चीजें नोटिस कर सकते हैं। ओके, या तो आप इनमें से कोई एक चीज नोटिस कर पाओ या फिर एक से ज्यादा भी चीजें एक ही केमिकल रिएक्शन में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, अब ये पार्ट हमने क्या पढ़ा? एज चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो भाई केमिकल रिएक्शन हमने समझ लिया, अब हम देखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। जैसे कि अभी हमने पहले पढ़ा था कि वाटर कैसे बन रहा था, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन हो रहे थे तो वाटर बन रहा था, राइट? सो अगर हमें ये चीज किसी को एक्सप्लेन करना है तो हम पूरा बोलेंगे कि जब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो वाटर बनेगा, और हमें एक पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस लिख के बताना होगा। बट अगर हम यही इंफॉर्मेशन थोड़े शॉर्ट फॉर्म में किसी को बताना चाहें, बट इंफॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? केमिकल इक्वेशन से। ओके, अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है? ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है कोई भी केमिकल रिएक्शन का। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या किया, अब हाइड्रोजन ना लिखते हुए एग्जाम्पल में देखो H2 लिखा हुआ है, हाइड्रोजन नहीं लिखा, हमने क्या लिखा? H2। इट मींस व्हाट? ये H2 हाइड्रोजन का फॉर्मूला है। ओके, उसके बाद हमने ऑक्सीजन नहीं लिखा, हमने क्या लिखा? O2। ओके, O2 लिखा, ये किसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है? ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे ये बताना चाह रहा है H2 एंड O2 मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब दोनों रिएक्ट होंगे तो वो क्या बनाएंगे? H2O। व्हाट इज दिस H2O? दिस इज व्हाट? वाटर। ओके, तो ये H2 and O2 क्या है? ये रिएक्टेंट, रिएक्शन के पहले के सब्सटेंसेस, एंड वाटर दैट इज H2O ये क्या है? रिएक्शन के बाद का सब्सटेंस दैट इज प्रोडक्ट। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ पूरा लिखने के बजाय कि हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा सो हमें वाटर देगा, इतना पूरा न लिखते हुए अगर हम इसी को पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ सिंबल्स के थ्रू अगर लिखें, राइट, सिंबल्स के थ्रू अगर हम रिप्रेजेंट करें तो उसे हम क्या कहेंगे? केमिकल इक्वेशन। सो व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन है जब उसको हम सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं विद कंप्लीट इंफॉर्मेशन तो हम उसे क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन। क्लियर है? अब केमिकल इक्वेशन में एक बात जरूर ध्यान रखना है आपको। क्या ध्यान रखना है? कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, ओके, नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे दोनों ही साइड माने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, दोनों ही साइड जो होंगे वो कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? इक्वल नंबर्स में होने चाहिए, राइट? क्यों? क्योंकि हमें पता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या बोलता है कि एटम्स जो भी यहाँ पे है वो क्या होगा? ना कि कहीं डिस्ट्रॉय होगा, और ना ही हम उसे क्रिएट कर सकते हैं। सो बेसिकली जितना हमने अमाउंट रिएक्टेंट में, जितने एटम्स रिएक्टेंट में लिए हैं उतने ही किधर बनने चाहिए? प्रोडक्ट्स में हमें मिलने चाहिए। तो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड जरा देखिए, कितने एटम्स हैं बताइए? कितने हैं? हाइड्रोजन के कितने दिख रहे हैं? यहाँ H2 लिखा है। H2 मतलब क्या? हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2 एटम है। हाइड्रोजन के कितने हैं? 2। यहाँ O2 लिखा है, मतलब क्या? ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2 एटम। ओके, अब यहाँ देखो, क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दो दो है एटम्स? नो, यहाँ हाइड्रोजन के तो कितने हैं? 2 एटम्स दिख रहे हैं, बट यहाँ ऑक्सीजन तो 1 ही है। इट मींस यहाँ एक ऑक्सीजन कम है। सो क्या ये इक्वेशन हमको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रही है? नो, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि ये एक बैलेंस्ड नहीं, अब हम ऐसी इक्वेशन को क्या कहेंगे? अनबैलेंस्ड। क्या कहेंगे हम इसे? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये कैसी है? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने रिएक्टेंट की साइड है उतने ही प्रोडक्ट के साइड नहीं है।
राइट। जैसे हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, ऑक्सीजन के 2 है, दैट इज 4, बट यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का एक ही है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस्ड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बैलेंस्ड। तो कैसे करेंगे हम बैलेंस, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। बट एक क्विक मैं इंट्रोडक्शन दूं तो सपोज यहाँ H2 है एंड यहाँ O2 है, यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, यहाँ एक। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखती हूँ तो क्या होगा, 2 एंड दिस इज हाइड्रोजन के 2 एटम्स, 2, हाउ मेनी इट इज, 4। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हो गए, 2। ओके ओके, पर यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के 2 एटम, हाइड्रोजन के 2, बट अब यहाँ पे तो हाइड्रोजन के 4 हो गए हैं। अब क्या करें, क्या हम यहाँ 2 लिख सकते हैं, यस, 2 into 2 that is 4। बट द थिंग इज कि हम ऐसे ही कहीं पे भी नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई नहीं कर सकते या ऐड नहीं कर सकते। इसके लिए हमें हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन ये समझना होगा, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। बट द थिंग इज, आपको अभी क्या समझना है, क्या क्लियर करवाना चाह रही हूँ मैं, कि जो भी केमिकल इक्वेशन होती है जब हम उसे लिखते हैं तो हमेशा उसे कैसे लिखना है, इन अ बैलेंस्ड वे। हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी होती है। व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ द साइड, मतलब कि रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, दोनों ही साइड नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल है दैट मींस इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, हम उसे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। और अगर वो इक्वल नहीं है तो हम उसे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। नाउ अब इसे हमें बैलेंस कैसे करना है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आता है और अगर आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम एंड हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।